12 फरवरी 2019 की दोपहर सभी बच्चे बस में अपनी अपनी सीट में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल कैंपस से 500 मीटर दूर वो बस आती है, तभी कुछ दरिंदे आते हैं। अपनी बाइक से वो बस का रास्ता रोकते हैं और जल्दी से बस का गेट खोल के बस के अंदर जाते हैं। जैसे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथ से गन को लहराते हैं और गन को लहराते हुए श्रेयांश और प्रियांश को बस से नीचे उतार लेते हैं और अपनी बाइक में बिठा के वहां से छू हो जाते हैं। ये सीन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। वहां पे मौजूद लोग कुछ बाइक का नंबर नोट कर पाते, लेकिन उस बाइक में तो नंबर डाला ही नहीं था। उस बाइक में सिर्फ राम राज्य लिखा हुआ था, जैसे उस बाइक का वही आइडेंटिटी हो। बच्चों के किडनैप होने की खबर तुरंत स्कूल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी जाती है और साथ ही ये सूचना बच्चों के पिता ब्रिजेश रावत को भी दी जाती है। जैसे ही खबर ब्रिजेश को मिलती है तो तुरंत भागते भागते स्कूल पहुंचते हैं। ब्रिजेश रावत द्वारा जब पूछा जाता है कि ये घटना हुई कैसे, लोगों द्वारा बताई गई किडनैपिंग की कहानी एक फिल्मी स्टाइल की तरह ही थी। उन्होंने अपने शब्दों में भी बोला कि 2 व्यक्ति आए थे, उनका चेहरा बंधा हुआ था और वो गांस और श्रेयांश को उठा के ले गए हैं। पुलिस की टीम भी वहां आती है। वहां पे मौजूद सभी चश्मदीदों से पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। पुलिस के हाथ में सिर्फ लगता है एक सीसीटीवी फुटेज। उस सीसीटीवी फुटेज में कैद होने वाले किडनैपर लगभग 25 से 26 साल के लगते हैं। इसके बाद पुलिस 3-4 दिन पुरानी वीडियोस देखती हैं जब, तो वहाँ पे 2 संदिग्ध दिखते हैं। लेकिन जब पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि ये लोग कौन हैं, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि चूंकि स्कूल बहुत बड़ा है और कई स्टूडेंटों के परिजन यहाँ आते रहते हैं, इसलिए वो लोग आवाजाही पर किसी को रोक नहीं लगाते। इसलिए कोई भी धड़ल्ले से स्कूल के अंदर घुस जाता है। कैमरे में दिखने वाले वो दोनों दरिंदे अपने मुंह में कपड़ा बांधे रहते हैं, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन उसमें क्लियर पता चलता है कि एक दरिंदा काले कलर का और दूसरा सफेद कलर का टी शर्ट पहने हुए था। कुछ ही देर में खबर मीडिया में आ जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बवाल मच जाता है, क्योंकि चित्रकूट का ये एरिया आधा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में। इसी बीच में पुलिस कुछ संदिग्धों को पकड़ती है और उनसे पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से रिलेटेड ये केस था, इसलिए दोनों राज्यों की सीमाएं को बंद कर दिया जाता है। लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस के जवान बच्चों को ढूंढने में लग जाते हैं और पुलिस को शक भी होता है कि एक डकैत है बबली कोल नाम का, जिसके ऊपर सरकार द्वारा 5.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है ये किडनैपिंग का कार्य बबली कोल ने किया हो, लेकिन असलियत में कुछ और थी। वो दरिंदे कोई खूंखार डकैत नहीं थे, बल्कि समाज के वो सफ़ेद पोश भेड़िए थे जो उस वक्त चित्रकूट की तंग गलियों में पुलिस का जो तमाशा बन रहा था उसको देखते हुए हंस रहे थे। किडनैपिंग के 24 घंटे बीत चुके थे। इधर श्रेयांश और प्रियांश के माता पिता का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। माँ बबीता जब भी होश में आती तो अपने बच्चों के बारे में पूछती और फिर वो बेहोश हो जाती। इधर पुलिस बच्चों के पिता बीरेंद्र रावत से पूछती है कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है। इस पर बीरेंद्र रावत जी बार बार दोहराते हैं कि ना तो उनकी किसी से पर्सनल दुश्मनी है और ना ही उनकी किसी से पारिवारिक दुश्मनी है, और घटना वाले दिन से अभी तक किसी ने मुझसे फिरौती भी नहीं मांगी। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था तो परिजनों के मन में डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में पुलिस के अधिकारी उन सभी पुराने अधिकारियों को बुलावा भेजती हैं जो कभी पुलिस के द्वारा बनाई गई एंटी डकैत गतिविधियों में शामिल थे। उन एक्सपीरियंस पुलिस अधिकारियों को दोबारा बुलाया जाता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस पुलिस अधिकारी भी इस केस में कुछ नहीं कर पाते और वो भी गच्चे खा जाते हैं। इसी बीच में पुलिस अनाउंस करती है कि यदि उन किडनैपर्स की कोई जानकारी देगा तो उन्हें 1.5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसी बीच 13 फरवरी की रात आती है और रात के लगभग 12 बजे ब्रिजेश रावत के फोन में एक घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है और मांग की जाती है पूरे 2 करोड़ रुपए की। इतनी बड़ी रकम सुनते ही एक पिता के लिए अचानक 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसी बीच फोन कॉल में सौदेबाजी भी चालू होती है। जब रावत जी बोलते हैं कि उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है और वो इतनी जल्दी अरेंज भी नहीं कर सकते, जो किडनैपर रहते हैं वो सौदेबाजी चालू कर लेते हैं। वो 2 करोड़ से पहले 1 करोड़ में आते हैं, फिर 50 लाख में आते हैं और अंत में 20 लाख रुपए में ये सौदा तय होता है। लेकिन यहाँ पे उन दरिंदों का सातिर दिमाग तो देखिए।
पुलिस ने ब्रिजेश रावत जी का फोन सर्विलांस पर रखा हुआ था, लेकिन उन दरिंदों ने अपना फोन इस्तेमाल ही नहीं किया। वो तो सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग का सहारा ले रहे थे, या फिर उनको रास्ते में जो भी चलता हुआ व्यक्ति मिलता था 2 मिनट के लिए फ़ोन लेते थे और उसी फ़ोन से ये एक पूरी फिरौती मांगते थे। इसलिए पुलिस उन किडनैपर्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसी बीच में 12 फरवरी से 13 फरवरी बीतता है और 13 फरवरी से 14 फरवरी, लेकिन 14 फरवरी से 18 फरवरी होना सामान्य व्यक्ति के लोगों के लिए ये नॉर्मल था। लेकिन रावत जी के घर में एक एक क्षण, एक एक पल बहुत ही कठिनाई से बीत रहा था। जब 18 फरवरी तक कोई कॉल नहीं आया तो पूरे घर में एक सन्नाटा फैल गया। उनकी आंखों से आंसू और बहने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब लगता है उनके बच्चे नहीं रहे। लेकिन पता नहीं किडनैपर का दिल कैसे पसीज गया और 19 फरवरी 2019 को इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू एक कॉल आता है। कॉल में अपहरणकर्ता बच्चों के पिता से बच्चों की बात कराता है। अपने बच्चों से जैसे पिता ब्रिजेश रावत बात करते हैं तो उनके मन में थोड़ी सी ढांढस बढ़ जाती है। उन्हें खुशी होती है कि उनके बच्चे अभी सुरक्षित है। 14 फरवरी से 19 फरवरी तक का बीता समय जो उनके लिए बेचैनी बढ़ाता गया था, आज वो बेचैनी से कुछ दूर हुए। उन्हें भरोसा हुआ कि बच्चे ठीक हैं और वो पूरी कोशिश करके अपने बच्चों को वापस अपने पास ला लेंगे। 19 फरवरी को जो उनकी बात होती है और किडनैपर्स के द्वारा बताया जाता है कि उनको अगले 1 या 2 दिन में कॉल आएगा और उन्हें उस जगह के बारे में बताया जाएगा कि उन्हें किस जगह पे पैसे को लौके छोड़ना है। 19 फरवरी के अगले ही दिन 20 फरवरी को ही रात के 2 बजे कॉल आ जाता है और ये कॉल कहीं और से नहीं आता, ये भी एक किसी राहगीर के मोबाइल से ही आता है। वो दरिंदे किडनैपर्स उन्हें बसोदा के पास चौसर नाम की एक सुनसान जगह पे बुलाते हैं और फोन पे उन्हें निर्देश भी देते हैं कि आगे जो पुलिया है उस पुलिया पे आके बैग रख दो और वहां से चले जाओ। ये लोग वहां पे जाते हैं, वो 20 लाख से भरा बैग वहां पे रखते हैं। इसी बीच में एक सफेद कलर की अपाची बाइक आती है और उस 20 लाख रुपए के बैग को लेके वहां से निकल जाती है। पिता ब्रिजेश रावत के द्वारा 20 लाख रुपए देने के बाद किडनैपर्स ने उन्हें फोन पे भरोसा दिया था और उनसे वादा किया था अगले ही दिन भरतकूप के पास उनके बच्चे मिल जाएंगे। पिता को लगा कि उनके जिगर के टुकड़े बहुत ही जल्दी उनके घर लौट आएंगे। 20 फरवरी की पूरी रात वो जगते रहे, सुबह का इंतजार करते हुए। जैसे जब सूरज की पहली किरण उनके घर के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत ही सुकून था कि अभी थोड़ी देर बाद उनके बच्चे उनको मिल जाएंगे। लेकिन सुबह की ये धूप धीरे धीरे दोपहर में बदल गई और दोपहर के बाद शाम हो गई और सूरज ढल गया। लेकिन 20 लाख रुपए देने के बाद भी बच्चे वापस नहीं लौटे तो रावत परिवार को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी और उनकी आशंका गलत नहीं निकली। 24 फरवरी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू के पास यमुना नदी में श्रेयांश और प्रियांश की बरामद की। दरिंदों ने दरिंदगी ऐसी की थी कि इन दोनों मासूमों को एक ही जंजीर में बांधे हुए थे। वो दोनों जुड़वा भाई एक साथ जन्म लिए, फिर कातिलों ने एक साथ उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया। उनका अंतिम संस्कार भी एक साथ ही हुआ, एक ही अर्थी पर हुआ। अंतिम यात्रा पर भी दोनों मासूमों को एक जैसे कपड़े पहनाए गए। पिता ब्रिजेश रावत अपने दोनों बच्चों के शव से लिपट कर फूट फूट कर रो रहे थे। वहां पे मौजूद हजारों लाखों की भीड़ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न निकल रहे हों, जिसका कलेजा फट न गया हो। 24 फरवरी के 2 दिन बाद 26 फरवरी के दिन, उसी दिन भारतीय सेना द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी। जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता था तो वे बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक का जश्न मना रहे थे, लोग पार्टियां कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त प्रयागराज के संगम में ब्रिजेश रावत जी अपने बच्चों के अस्थि कलश सीने से लगाए हुए फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चे माँ के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, पता नहीं अब माँ बिना बच्चों के कैसे रहेगी। पुलिस के कार्य करने की गति और उनकी लापरवाही के चलते लोगों में गुस्सा फूट गया। लोगों के मन में पुलिस के लिए यह गुस्सा था कि 8 से 10 दिन तक बच्चे जिंदा थे तो पुलिस उन्हें किडनैपर से क्यों नहीं छुड़ा पाई। क्या पुलिस सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वालों की फाइन काटने के लिए बनी है? क्या 8 से 10 दिन का टाइम कम होता है उन दरिंदों से बच्चों को बचाने के लिए? पब्लिक का गुस्सा बेवजह नहीं था। किडनैपर उसी दिन पकड़े जाते, 12 फरवरी 2019 को ही। ये तब पता चलता है जब मीडिया द्वारा इस केस को दोबारा अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जब 12 फरवरी को वो दरिंदे बच्चों को लेकर भाग रहे थे
तो रजौला के पास उनकी बाइक मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से टकराती है। इसी बात पे मनोज मिश्रा उस बाइक से बहस भी होता है। मनोज मिश्रा को शक भी होता है, वो उनका पीछा भी करते हैं और थोड़ी दूर जाके वो अपने आंखों से देखते भी हैं कि हनुमान बाग आश्रम के पास वो दरिंदे उन मासूम बच्चों को एक सफ़ेद कलर की बोलेरो कार में बैठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनको शक तभी हो गया था जब वो दरिंदे उन बच्चों को अपने पास रखे थे और अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए थे। मनोज मिश्रा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुरंत इसकी सटीक जानकारी पुलिस को भी देते हैं, लेकिन पुलिस का सिस्टम इतना सुस्त था कि जब तक टीम वहां पहुंचती बदमाश बच्चों को लेकर फरार हो चुके थे। अब इतना बड़ा केस हो गया था तो देश के राजनेता भी कैसे पीछे रह सकते हैं। राजनेताओं ने चित्रकूट में बहती जो मंदाकिनी नदी है उसमें अपने खूब हाथ धोए। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पे बराबर ब्लेम करते रहे। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल लगातार चलता रहा। हैवानों ने मासूमों की जान कैसे ली होगी, इससे पहले जानना जरूरी ये है कि हत्यारे कौन थे और इतने शातिर ढंग से उन्होंने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक चूक उसे फांसी के फंदे तक ले ही जाती है। इन मुजरिमों से भी एक चूक हो गई। फिरौती मांगने के लिए उन्होंने एक राहगीर का फ़ोन मांगा। ये राहगीर सूरत में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। कॉल करने के बाद अपराधियों ने उनसे कहा था कि नंबर डिलीट कर देना, लेकिन उस गार्ड की परखी नज़रों ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उसने वो नंबर डिलीट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने चुपके से उस बाइक की फ़ोटो भी खींच ली। पुलिस ने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो पुलिस उस सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचती है। पुलिस ने जब उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की और उसने तुरंत पुलिस को वह फ़ोटो और बाइक का हुलिया दे दिया। वही फ़ोटो इन हत्यारों का काल बन गया। बाइक के नंबर से पुलिस पहले दरिंदे रोहित द्विवेदी तक पहुंची और फिर ताश के पत्तों की तरह एक एक करके सभी 6 दरिंदे पकड़े गए। पहला दरिंदा पद्मकांत शुक्ला, लकी तोमर, राजू द्विवेदी, विक्रमजीत सिंह, पिंटा यादव और इस केस का मास्टरमाइंड रामकेश यादव, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और पढ़ाई पूरी करने के बाद चित्रकूट में किराए के मकान में रहता था। यही रामकेश यादव ब्रिजेश रावत के परिवार में जाके उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। उसका रावत परिवार में वही मान सम्मान था जो आमतौर पे एक गुरु का होता है। रामकेश के पास पैसे की तंगी तो नहीं थी, लेकिन जब वो रावत परिवार की दौलत को देखता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर श्रेयांश और प्रियांश को वो अगवा कर ले और फिर फिरौती मांगे तो उसे मोटी रकम मिलेगी, जिससे उसकी बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से कटेगी। जब रामकेश ने यह आइडिया पद्म शुक्ला से साझा किया तो दोनों खिल उठे। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और उस योजना की पहले वो पूरी रिहर्सल भी करते हैं। ये दोनों राक्षस जब अपना पूरा प्लान बना लेते हैं तो अपने साथ 4 और राक्षसों को जोड़ते हैं। बहावलपुर का रहने वाला विक्रमजीत, हमीरपुर का अपूर्व उर्फ पिंटू उर्फ पिंटा यादव, बांदा का लकी सिंह तोमर और राजू द्विवेदी। 22 से 24 साल की उम्र के ये सभी अपराधी अभी पढ़ रहे थे। पद्म शुक्ला आईटी सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और लकी तोमर उसके साथ का ही था। उधर राजू द्विवेदी एमएससी कर रहा था और पिंटू यादव भी उसके साथ में एमएससी कर रहा था। ये पांचों ग्रामोदय विश्वविद्यालय के छात्र थे। 5 छात्र और एक टीचर, इन 6 लोगों का गिरोह इतना बड़ा कांड करेगा किसी ने कभी सोचा नहीं था। जब इनका गिरोह बन जाता है तो आपस में मीटिंग भी करते हैं और उस मीटिंग में आगे क्या क्या खतरे आने वाले हैं, कैसे किडनैपिंग करनी है और कैसे बचना है, उस सब की प्लानिंग करते हैं। 12 फरवरी को श्रेयांश और प्रियांश का जब ये लोग अपहरण करते हैं तो ये लोग जानबूझकर बबली कोल गिरोह का नाम लेते हैं ताकि अपहरण का शक बबली कोल के ऊपर जाए। और ये लोग बच्चों को अपहरण करने के बाद वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, वहीं पास में ही रुकते हैं। जैसे ये लोग बबली कोल का नाम लेते हैं और पुलिस को उसका पता चलता है तो पुलिस मान लेती है कि इस कांड में सिर्फ बबली कोल का ही हाथ है। ये दरिंदे श्रेयांश और प्रियांश को 3 दिन तक चित्रकूट के एक मकान में ही रखते हैं। उस मकान को लकी सिंह ने ही किराए पे लिया था। अक्सर क्या होता है कि किडनैपर जब किसी को किडनैप करते हैं तो घटना स्थल से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। वो लोग किडनैप करने के बाद वहीं पास में ही रुक गए थे, जिस कारण पुलिस इन्हें बाहर ढूंढती रह गई। लेकिन ये दरिंदे पुलिस की नज़रों से बच के वहीं पास में ही छुपे रहते हैं। जिस मकान में इन दोनों मासूमों को रखा जाता है वो इनके स्कूल के पास में ही था।
इन दरिंदों को पता था कि जैसे ही ये बबली कोल का नाम लेंगे तो पुलिस बिंद के पहाड़ों में ढूंढने लगेगी। तो इस कारण ये अपनी चालाकी से पुलिस का ध्यान भटकाते हैं और स्कूल के पास में ही लकी सिंह के कमरे में बच्चों को लेके छुप जाते हैं। वारदात के तीसरे दिन ही जब इन्होंने ब्रिजेश रावत जी से फिरौती के 2 करोड़ मांगे और लेकिन जब इन्हें 2 करोड़ नहीं मिला तो ये लोग 20 लाख में ही सौदे को तय कर लेते हैं। 20 लाख रुपए ब्रिजेश रावत जी ने दे भी देते हैं। 20 लाख रुपए लेने के बाद और बच्चों को चित्रकूट में रखना इनके लिए जोखिम लगने लगा था, तो ये लोग रोहित द्विवेदी के गांव अवेरू चले गए। 20 लाख रुपए देने से ब्रिजेश रावत को इकलौता सुकून इस बात का था, दरिंदों ने 19 फरवरी को उनसे उनके बच्चों की बात करा दी थी। बेटों की आवाज़ सुनकर उन्हें आस बंधी थी कि वो सलामत है और दरिंदे बहुत ही जल्दी उनको छोड़ देंगे। उनके दोनों जुड़वा बेटे जल्दी घर आएंगे और उनकी फिर से किलकारियां पूरे घर में गूंजने लगेगी। जब बच्चे बार बार जिद करते कि उन्हें अपनी मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, तो दरिंदे उन्हें नींद की गोलियां खिला देते थे और बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल पे गेम खिलाते थे। ये सब उनके प्लान में ही था और उनका प्लान अभी तक बराबर चल रहा था। यहाँ तक कि जब वो फिरौती का 20 लाख रुपए मांगे थे और जब वो 20 लाख रुपए उन्हें मिल गया तो उसे वो लोग आपस में बराबर बराबर बांट भी लिया। यहाँ तक कि एक दरिंदे ने तो अपना शौक भी पूरा कर लिया। उसका सपना था बाइक खरीदना, तो तुरंत उस पैसे से जाके एक नई बाइक भी खरीद लेता है। इधर दरिंदा अपने सपने पूरे करता रहता है और बाइक खरीदता है और इधर पुलिस अपने हाथ पैर हवा में ही मारती रहती है। इस गैंग के दरिंदे कितने शातिर थे, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रामकेश पहले की तरह ही रावत परिवार के दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने घर जाता। इसी बहाने वह घर के सदस्यों से प्रियांश और श्रेयांश के बारे में भी पूछता और जब उन्हें ताज़ा अपडेट मिलता तो जाके अपने साथियों को बता देता। उसकी हकीकत से बेखबर रावत परिवार उसकी खातिरदारी पहले जैसे ही करता था। लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के कारण उन दरिंदों को अब पकड़े जाने का डर सताने लगा था। उन दरिंदों को यह भी पता चल गया था कि ब्रिजेश रावत जी से 20 लाख रुपए से ज़्यादा उन्हें नहीं मिलने वाला है। जब उनकी उम्मीदें खत्म हो गई तो उन्होंने शायद ये डिसाइड कर लिया कि अब बच्चों को छोड़ देना ही सही होगा। वो दरिंदे उन दोनों जुड़वा बच्चों को छोड़ने का मन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात खटकती है कि कहीं ये बच्चे घर पहुंचने के बाद उन्हें पहचान न लें और उनकी पहचान उजागर न कर दें। उन्हें डर था कि जो जुर्म वो अभी तक छिपा के बैठे हैं, कहीं ये बच्चे घर पहुंचकर उसका खुलासा न कर दें। इसलिए वो दरिंदे उन दोनों जुड़वा बच्चों की हत्या करने का इरादा बना लेते हैं। लेकिन हत्या करने से पहले वो दरिंदे अपने मन के उस संदेह को दूर करना चाहते हैं। इसलिए श्रेयांश और प्रियांश से वो दरिंदे पूछते हैं कि क्या तुम छूट के जब जाओगे तो हमें पहचान जाओगे और हमारे बारे में पुलिस को बता दोगे। उन बच्चों की मासूमियत तो देखिए। दोनों बच्चों ने ईमानदारी से जवाब दे दिया, हाँ वो उन्हें पहचान लेंगे। जैसे ये दोनों बच्चे अपनी मासूमियत भरे शब्दों से बोलते हैं तो उन दरिंदों की आंखों के सामने हथकड़ियाँ दिखने लगती हैं। उन दरिंदों के मन में आता है कि इन बच्चों के कारण उनके अब तक के किए धरे पे पानी फिर जाएगा, साथ ही वो जेल भी जाएंगे और उनके हाथ से वो 20 लाख रुपए भी छूट जाएगा। वो दरिंदे अब अपना जुर्म छुपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन दरिंदों ने पहले उन दोनों मासूम को क्लोरोफॉर्म सुगाया और उसके बाद जब वो बच्चे बेहोश हो गए तो उनके हाथ और पैर को एक जंजीर से बांध दिया। दोनों बच्चों को एक ही साथ बांधते हैं और बांधने के बाद उसमें एक बजनी पत्थर बांधते हैं और ले जाके यमुना नदी में फेंक देते हैं। दोनों जुड़वा भाई साथ पैदा हुए, साथ पढ़े लिखे और साथ ही दोनों की लाशें मिली। दोनों का साथ में जन्म लेना और साथ में मरना एक साथ ही हो गया। दोनों का चेहरा भी एक जैसे था। दोनों को साथ देखने पे कोई भी ये पहचान नहीं पाता था कि कौन श्रेयांश है और कौन प्रियांश है। दोनों की लाशें नदी में 3 दिन तक एक साथ तैरती रही। दोनों के शरीर पर वही स्कूल का यूनिफॉर्म था जो उन्होंने 12 फरवरी के दिन घर से निकलते समय पहना था। जब उन हत्यारों की गिरफ्तारी की खबर पूरे क्षेत्र में फैलती है और पता चलता है कि वो हत्यारे कौन हैं, तो पूरी चित्रकूट की भीड़ बेकाबू हो जाती है और हर किसी की मांग यही रहती है कि उन दरिंदों को जल्दी से जल्दी की सजा मिले। एक कहावत है कि इंसान भले कानून से बच जाता है लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। 7 मई 2019 को जिस ट्यूशन टीचर रामकेश ने चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने प्यारे दोस्तों डिंटो का
सौदा किया था वो अपने किए गए बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और सतना जेल की काल कोठरी में रामकेश यादव अंधे पे लटका हुआ मिलता है। कहा जाता है कि उसने क्या कर ली थी। अब बचे थे 5 दरिंदे। एक दरिंदे को तो सजा बहुत जल्दी ही मिल गई, लेकिन इन 5 दरिंदों को भी सजा मिलना अभी बाकी था। पुलिस को इस केस को कोर्ट में साबित करना आसान नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक ऐतिहासिक काम किया। रीवा साइबर सेल के इंस्पेक्टर बीरेंद्र पटेल और सतना के एसआई अजीत सिंह ने घटना स्थल से मिले फिंगरप्रिंट का मुजरिमों की फिंगरप्रिंट से ऐसे सटीक मिलान किया कि इस केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरे भारत देश में मिसाल बन गई। इस फिंगरप्रिंट साइंस की बेहतरीन मिलान करने के लिए एनसीआरबी दिल्ली ने मध्य प्रदेश पुलिस को देश का पहला स्थान और 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। मासूमों की हत्या के 887 दिन बाद वो दिन आया 26 जुलाई 2021 का। सतना का कोर्ट पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका था। जैसे ही कोर्ट में जज श्री प्रदीप कुशवाहा जी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और उनके हाथ में 226 पेज का एक ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने इसे रियरेस्ट ऑफ रेयर के करीब मानते हुए बेहद क्रूर अपराध माना। पद्मकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, लकी तोमर, विक्रमजीत और पिंटा को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी दरिंदों को 3,20,000 रुपए का जुर्माना भी सुनाया। इस तरह ये हैवान, ये दरिंदे अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे और जेल के सलाखों के पीछे ही इन्हें सड़ सड़ के मरना होगा। इस फैसले से न्याय तो मिला, लेकिन एक पिता के लिए काफ़ी नहीं था। कोर्ट के बाहर फपक फपक कर रोते हुए ब्रिजेश रावत जी कहते हैं, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे बच्चों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सिर्फ उम्र कैद की सज़ा मिली है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट में उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिलेगी या उनकी सज़ा उम्र कैद की ही बरकरार रहेगी? जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।